बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इसमें कोई शक नहीं कि सेनेट इंतखाबात 2021 के नताइज मंजर-ए-आम पर आने के बाद पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा भौचाल आ गया है, जहां एक तरफ PTM के मुंतखब करदा यूसुफ रजा गिलानी साहब की जीत और मौजूदा हुकूमत के मुंतखब करदा IMF के नुमाइंदे अब्दुल हफीज शेख साहब की हार न सिर्फ PTM के मौक़िफ़ की तायद करती दिखाई देती है, बल्कि हुकूमत की सफ़ में खड़े उनके नुमाइंदे और इत्तेहादियों की तरफ भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या वो अब वाकई इमरान खान के बयानी से पीछे हटने जा रहे हैं या नहीं। मजीद वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, रियासत टीके को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि नेशनल असेंबली में अक्सरियत होने के बावजूद अब्दुल हफीज शेख साहब सिर्फ 5 सीटों से यूसुफ रजा गिलानी साहब से हार गए। क्योंकि अगर नंबर गेम के बारे में बात की जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि PTI और इत्तेहादियों की कुल सीटें अपोजिशन की सीटों से बहुत ज़्यादा थीं। अगर डिटेल में देखा जाए तो 181 PTI और इत्तेहादियों के कुल वोट बनते थे और उन्हें हर हाल में मिलने चाहिए थे, लेकिन उन्हें कुल 17 वोट कम पड़े, यानी कि अब्दुल हफीज शेख साहब को 164 वोट मिले, जबकि उनके मध्य मुकाबिल यूसुफ रजा गिलानी साहब को 159 वोट मिलने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने 169 वोट हासिल किए। तो यानी यूसुफ रजा गिलानी साहब को 10 वोट ज़्यादा मिले अपोजिशन की तादाद के हिसाब से और अब्दुल हफीज शेख साहब को 17 वोट कम पड़े। लेकिन इनमें से 7 वोट जो हैं वो जानबूझकर या गलती से रिजेक्ट हुए और बाकी जो 10 वोट रह गए थे, ये वो 10 वोट हैं जो यूसुफ रजा गिलानी साहब को ज़्यादा पड़े। जबकि दूसरी तरफ अगर फीमेल कैंडिडेट वोटिंग का मवाजना करें तो फौजिया साहिबा जो हैं वो 174 वोट लेते हैं, यानी कि अब्दुल हफीज शेख साहब से वो 10 ज़्यादा वोट लेती हैं। ये वो 10 वोट हैं जो अब्दुल हफीज शेख साहब को कम पड़े। अगर वो उन्हें मिल चुके होते तो हॉर्स ट्रेडिंग ना होती और इसमें कोई शक नहीं था कि अब्दुल हफीज शेख साहब एक ज्यादा अक्सरियत से जीत जाते। लेकिन जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने एक ना सुनी और नतीजतन हमेशा की तरह इस बार भी सेनेट इलेक्शन में पैसा ही चला। और यह कहना बिल्कुल भी गलत ना होगा कि नोट की वजह से वोट की गिनती में फर्क आया और इसमें 7 वोट जो रिजेक्ट हुए उनमें भी नोटों का ही कमाल था और 10 वोट जो अब्दुल हफीज शेख साहब को कम पड़े हैं उनमें भी नोटों का ही कमाल था। यानी एक तरह से हम अंदाज़ा ये कर सकते हैं कि तकरीबन 17 के करीब जो लोग हैं उन्होंने अपनी पार्टी की जो पॉलिसी है उसकी मुखालफत की है और उन्होंने अब्दुल हफीज शेख साहब को रिजेक्ट किया है। क्योंकि अगर उन्होंने PTI या इमरान खान के मौक़िफ़ को रिजेक्ट किया होता तो फिर जो PTI की फौजिया साहिबा हैं उन्हें भी हारना चाहिए था, लेकिन इसी ईवान से उन्हीं वोटर्स के वोट से वो जीत जाती हैं और दूसरी तरफ अब्दुल हफीज शेख साहब हार जाते हैं। यहाँ पर एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सेनेट इलेक्शन PDM वर्सेस PTI नहीं थे, ये सेनेट इलेक्शन PDM वर्सेस IMF थे। क्योंकि अब्दुल हफीज शेख साहब का इमरान खान साहब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। PTI के जो वर्कर्स हैं या PTI के लोग जिन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी और इमरान खान को इक़्तिदार में लाए, ना तो उनका कोई अब्दुल हफीज शेख साहब से कोई ताल्लुक़ है और ना ही उनके MPAs और MNAs का अब्दुल हफीज शेख साहब से कोई ताल्लुक़ है। अब्दुल हफीज शेख साहब एक इकनॉमिक हिटमैन हैं जो IMF की नुमाइंदगी करते हैं और IMF की नुमाइंदगी करना और उनके मकासद का हसूल ही फ़कत उनका वाहिद मकसद होता है और उन्हें जहाँ भी अपॉइंट किया जाता है वो वहाँ आ जाते हैं। मतलब ये कि आज पाकिस्तान तो कल कहीं और। यहाँ कुछ लोगों का ये सोचना कि जितना तो अब्दुल हफीज शेख साहब ने था लेकिन वो हार गए, तो उन सब बातों से पहले उनको कहानी थोड़ी रिवाइंड करके समझना पड़ेगी। क्योंकि असल मामलात वही होते हैं जो पीछे तय होते हैं और पीछे कौन लोग होते हैं ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। क्योंकि अगर IMF की जीत होती तो सेनेट में होने वाला हर फैसला IMF की मर्जी के मुताबिक होता और IMF जहां भी होता है उस मुल्क का हमेशा दिवालिया ही होता है। और पाकिस्तान में मौजूदा महंगाई की असल वजह भी IMF के पैकेजेस ही हैं। और अगर हमें IMF से छुटकारा हासिल करना है और अमेरिका के असर रसूख से मुकम्मल तौर पर निकलकर चाइना के साथ मिलकर दुनिया में एक मुकाम हासिल करना है तो हमें थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोचना होगा। तो नाजरीन, अगर हम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में थोड़ा रिवाइंड करके इस बात को समझने की कोशिश करें कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि यूसुफ रजा गिलानी साहब अपने बेटे की वायरल होने वाली वीडियो के बावजूद अचानक कैसे जीत गए, तो इसका का सारा क्रेडिट आसिफ अली जरदारी साहब को जाता है। क्योंकि उनके साथ जो मामलात पीछे तय हुए हैं ये नतीजा उसी कड़ी का एक हिस्सा है। PTI की हुकूमत शुरू होती है तो इमरान खान के खिलाफ एक बहुत बड़े लेवल पर काम शुरू हो जाता है, जिसमें इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए PDM कायम की जाती है और मामलात बहुत आगे हद तक बढ़ जाते हैं
और कहा यह जाता है कि बस अगले महीने हुकूमत गई तो बस इस महीने हुकूमत गई। और लेकिन उस वक्त कुछ मंजूर नज़र लोगों ने आसिफ अली जरदारी साहब के साथ डील की कि आप पीछे हट जाएं और बहुत सारे मामलात में आपको ढील दी जाएगी। और आपने देखा कि नतीजतन बहुत से मामलात में उन्हें रियायतें दी गई और उन्हीं रियायतों में से एक ये डील भी शामिल थी कि आपको सेनेट इलेक्शन में एक अहम तरीन पोजीशन भी दी जाएगी। और फिर आपने देखा कि जब पीडीएम की मूवमेंट चल रही थी तो पीडीएम को एक बहुत बड़ा झटका लगा, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कहा कि वो इस्तीफे नहीं देगी और वो जमहूरियत पर यकीन रखती है। और मामला पीछे ये तय हुए थे कि आपको आगे चलकर अकोमोडेट किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी तादाद में वोट्स का गलत पड़ जाना या वोट्स का रिजेक्ट हो जाना महज इत्तफाक है? नहीं, क्योंकि ये इतने अहम वोट्स होते हैं कि इन वोट्स को डालने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी की लीगल टीम हर मेंबर को ट्रेनिंग देती है और उन्हें प्रैक्टिस करवाई जाती है कि आपने कहाँ निशान लगाना है। अब दूसरी तरफ इमरान खान की सबसे बड़ी परेशानी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं, बल्कि सबसे ज़्यादा परेशानी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन पर है जो 12 मार्च को होंगे। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे कोई भी वजह हो, पैसा, डील या ढील, अपोजिशन अपनी ताकत दिखाने में कामयाब हो गई है। लेकिन इस बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए इमरान खान साहब के इस फैसले ने अपोजिशन की जीत को हार में बदल दिया है। और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का मतलब ये भी है कि हुकूमत अब इस नतीजे के खिलाफ तो नहीं जाएगी, लेकिन अपनी सफ़ों में काली भेड़ों का पता चलाना भी बहुत ज़रूरी है। जबकि बहुत से दोस्तों और साथियों ने इमरान खान साहब को ये कहा है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीटीआई की कैंडिडेट फौजिया साहिबा को 174 वोट मिले हैं। तो इमरान खान साहब ने मोरल वैल्यूज़ की अहमियत देते हुए कहा कि अब आर होगा या पार होगा, क्योंकि फिर चाहे इमरान खान साहब अपोजिशन में जाएं या फिर दोबारा इक़्तिदार संभालें, वो इमरान खान साहब बहुत खतरनाक और बहुत एग्रेसिव होंगे। और ऐवान चलाने के लिए ऐवान को कॉन्फिडेंस में लेना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर ऐसा हुआ तो ये पाकिस्तान की तारीख का मुनफरिद वाक़या होगा जब एक मौजूदा वज़ीर आज़म वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेगा। और मुखालिफिन के लिए भी ये आखिरी मौका होगा कि वो अगर इमरान खान साहब से छुटकारा चाहते हैं तो फिर खुलकर सामने आ जाएं, वरना अगले 2.5 साल इमरान खान साहब का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। क्योंकि सेनेट में अब ज़्यादा अक्सरियत पीटीआई और उनके इत्तेहादियों की है, तो कवानीन बनाने के लिए जितने भी वोट चाहिए होते हैं वो ज्वाइंट सेशन में पीटीआई के पास आ चुके हैं, क्योंकि चारों सूबों से पीटीआई और उनके इत्तेहादियों को काफ़ी अक्सरियत मिल चुकी है। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने अपने सूबों से ही कुछ सीटें जीत सकी हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि अगले सेनेट इलेक्शन में पीटीआई सेनेट से और भी सीटें जीत जाएगी और अगले 6 साल सेनेट में सबसे बड़ी जमात पीटीआई की ही होगी। तो नाजरीन, अब देखना यह होगा कि चेयरमैन सेनेट के होने वाले इंतखाबात में कौन जीता है और कौन हारता है, जिसमें इमरान खान साहब ने अपने अंडर आने वाली तमाम खुफिया एजेंसीज को ये टास्क दे दिया है कि वो ये पता चलाएं वो 17 अरकान असेंबली कौन थे जिन्होंने धोखा दिया। क्योंकि अब शहर इक़्तिदार में कुछ अफवाहें ऐसी भी चल रही हैं कि अगला निशाना वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुरदार साहब होंगे। उनकी तब्दीली के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी नवाजा जाएगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से हमज़द शहबाज अगले वज़ीर आला होंगे। और एक अफवाह शहर इक़्तिदार में ये भी चल रही है कि तहरीक अदम एतमाद के बाद अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो साहब होंगे। नाज़रीन, देखना यह है कि हक और बातिल की इस जंग में जीत किसकी होती है, या पैसों की या सच की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।